हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपका रिवीजन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर सेट एग्जामिनेशन। ये जो रिवीजन सेशंस रहने वाले हैं, इसमें बेसिकली हमारे पास में 8 वीक्स का टाइम है और अब हमें सारे जो 10 यूनिट्स हैं उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बहुत टू द पॉइंट हमें रिवाइज करना है पूरा सिलेबस। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए हम थ्योरी एंड थोड़े बहुत बीच में एमसीक्यूज के थ्रू चीजों को रिवाइज करेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और देन उसके बाद हमारा लेकिन जो फोकस है वो थ्योरी पर ज्यादा रहने वाला है, राइट? क्योंकि आपके एमसीक्यू बेस्ड सेशंस जो है फुली एमसीक्यू बेस्ड विद एक्सप्लेनेशन हम यूट्यूब पर भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम थ्योरी पर थोड़ा सा इंक्रीजिंगली ज्यादा फोकस रखने वाले हैं। ओके, आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट रहने वाला है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का मैं छोटा सा आपको एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं तो ये जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा पारंपरिक, ट्रेडिशनल या फिर क्लासिकल जिसे हम कह सकते हैं फिलॉसफी। और इस क्लासिकल फिलॉसफी में एक विशेषता हमें दिखाई देती है कि यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसे नैतिकता से जोड़कर देखा जा रहा है, मोरालिटी से जोड़कर देखा जाता है। अब इसमें कौन कौन से आपके दर्शन यानी कि दार्शनिक आ जाते हैं, फिलोसोफर आते हैं। तो यहाँ पर एक तो दर्शन की अगर हम बात करें तो ग्रीक फिलॉसफी आती है। अब क्लासिकल ग्रीक फिलॉसफी में कौन से विचारक आते हैं, तो इसमें विचारक है सोक्रेटिस है, प्लेटो है एंड एरिस्टोटल है, अरस्तु जिन्हें हम कहते हैं। ओके, उसके बाद में क्लासिकल फिलॉसफी में हमारा जो सिलेबस है नेट का, सेट का, तो उसमें बेसिकली आपके प्लेटो एंड एरिस्टोटल थिंकर्स दिए हुए हैं, क्योंकि सुकरात के बारे में एज सच हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा उनके बारे में जानकारी नहीं है। जो भी जानकारी उनके बारे में हमें है वो प्लेटो की जो पुस्तकें हैं, कृति है, उनके माध्यम से होती है। और उसके बाद में प्लेटो के जो डिसाइपल हैं, शिष्य हैं, अरस्तु आते हैं। तो इन तीनों के जो योगदान है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, इनसे मिलकर वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंतर्गत क्लासिकल फिलॉसफी यानी पारंपरिक जो दर्शन है वो बनता है। उसके बाद में रोमन थॉट की अगर हम बात करें, रोमन थॉट में आते हैं आपके 2-3 विचारक हैं। वैसे रोमन थॉट सिलेबस में नहीं है, पर आपको एक बार थोड़े बहुत थिंकर्स का आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पर आते हैं पॉलीबियस हैं, सिसरो हैं जो प्लेटो से काफी ज्यादा प्रभावित थे, और एक यहाँ पर एक्विनाज है और सेनेका है, सॉरी एक्विनाज आपके मेडिवल में आ जाएंगे, एक आपके सेनेका है। ओके, पॉलीबियस, सिसरो और सेनेका जैसे जो विचारक हैं वो आपके रोमन फिलॉसफी में आते हैं। तो ये ग्रीक और रोमन जो दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी है, वो बेसिकली आपके ट्रेडिशनल या क्लासिकल थॉट के अंतर्गत आती है। और यहाँ प्रमुख विशेषता क्या है, राजनीति को बहुत ज्यादा नैतिकता से यहाँ पर जोड़कर देखा जा रहा है। जैसे प्लेटो आदर्श राज्य की अवधारणा देते हैं, आइडियल स्टेट की। जो एरिस्टोटल हैं वो भी बात करते हैं नैतिकता की, यूडेमोनियन एथिक्स की बात करते हैं, निकोमेशियन एथिक्स उनकी पुस्तक है। ओके, इसके अलावा अब हम बात करते हैं जो मध्यकाल है यानी मेडिवल पीरियड है। तो मेडिवल पीरियड की एक विशेषता ये है कि यहाँ पर राजनीति को धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है। यहाँ पर प्रमुख विशेषता क्या है, कॉमन जो थीम है कि पॉलिटिक्स को हम क्या कर रहे हैं, रिलीजन से जोड़कर यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, राजनीति और धर्म यहाँ पर क्या है, अंतर संबंधित
है। और यहाँ पर कौन से विचारक आते हैं जिनकी पुस्तकों को हम देखेंगे आज के सेशन में। सो यहाँ पर एक तो थॉमस एक्विनास आते हैं जिन्हें मध्यकाल के अरस्तु कहा जाता है। उसके अलावा इसमें दांते एलिग्री आते हैं जिनकी डे मोनार्किया है, डिवाइन कॉमेडी नाम की पुस्तकें काफी फेमस हैं। दांते एलिग्री के अलावा यहाँ पर सेंट ऑगस्टीन आ जाते हैं, सिटी ऑफ गॉड का कंसेप्ट और पुस्तक जिन्होंने लिखा है। पोप ऑफ ग्लेसियस इसमें आते हैं जो डॉक्ट्रिन ऑफ टू स्वॉर्ड का सिद्धांत देते हैं। मार्सिलो ऑफ पादुआ भी यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ लिख देती हूं मैं। सो यहाँ पर दोनों ही जो आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, राजनीतिक चिंतन है, फिलॉसफी दर्शन है, उसमें दो फीचर्स क्या है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स को किससे संबंधित है, नैतिकता से, सही और गलत का जो तराजू उसमें हम तोल कर देख रहे हैं राजनीति को, और यहाँ पर हम उसे धर्म से संबंधित मान रहे हैं। इस काल में यूजुअली क्या होता था, मध्यकाल में एक तो आपका चर्च की सत्ता होती थी जो वेस्टर्न आपके कंट्रीज हैं जब हम उनकी बात करते हैं, और एक वहां पर राजा हुआ करते थे, तो एक वहां पर पॉलिटिकल अथॉरिटी हुआ करती थी। तो अब ये जो दोनों अथॉरिटीज हैं वो आपस में अलग अलग थे। तो इसी से संबंधित है पोप ऑफ ग्लेसियस का डॉक्ट्रिन ऑफ टू स्वॉर्ड कि यहाँ पर दो तलवारें चलती हैं, यानी कि दो सत्ताएं चलती हैं, एक चर्च की सत्ता जो कि धार्मिक है और एक है आपकी मैन मेड जो अथॉरिटी होती है, जैसे राजा जो होते हैं तो एक उनकी सत्ता होती है। तो ये दो तलवारें साथ में को एग्जिस्ट करती हैं, एक साथ इनका अस्तित्व होता है। तो ये आपका ट्रेडिशनल या क्लासिकल पारंपरिक राजनीतिक चिंतन है, और ये मध्यकाल में जो राजनीतिक चिंतन है जहां पर धर्म आ जाता है। उसके बाद में जब मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट की हम बात करते हैं, यानी आधुनिक राजनीतिक चिंतन की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है। और वो बदलाव क्या है कि मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में जो पॉलिटिक्स है, राजनीति को हमने रिलीजन और मोरालिटी दोनों से ही हमने अलग कर दिया। यानी ना तो हम राजनीति को बहुत ज्यादा आदर्शवादी रूप में देख रहे हैं कि एक अच्छा राजा कैसा होना चाहिए, अच्छा राज्य आदर्श कैसा होना चाहिए, क्या न्याय होना चाहिए, तो हम बहुत ज्यादा आदर्शवादी जो है दृष्टिकोण से राजनीति को यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। और यहाँ पर हम बहुत ज्यादा सही गलत के बीच में भी नहीं फंस रहे। तो हम यहाँ पर पॉलिटिक्स को कैसे देख रहे हैं, रियलिस्टिकली देख रहे हैं, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, यथार्थवादी दृष्टिकोण कहते हैं। राइट, यानी यहां पर राजनीति कैसी हो गई है, यथार्थवादी हो गई है। और ये मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट की जो शुरुआत है वो कौन से विचारक से मानी जाती है, जो कि पुनर्जागरण रेनेसांस को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरेंस से आया हुआ विचारक जिसका क्या नाम है, मैकियावेली है। मैकियावेली को कहा जाता है, इन्होंने पहली बार, क्योंकि ये पेशे से एक डिप्लोमेट थे, तो इन्होंने पास से देखा और इन्होंने महसूस किया कि जिस राजनीति की बात अरस्तु जैसे विचारक कर रहे हैं, प्लेटो जैसे विचारक कर रहे हैं, इतनी आदर्शवादी बातें, रियलिटी तो बिल्कुल अलग है इससे, क्योंकि ये ऐसे डिप्लोमेट अलग अलग राजाओं के दरबार में ये गए, राइट, अपने डिप्लोमेटिक मिशंस के चलते, और इन्होंने रियलाइज किया कि जिस रियलिटी की बात हो रही है वो वास्तव में कितनी ट्विस्टेड है, वास्तव में कितनी अलग अलग हमें दिखाई देती है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि राजनीति को बहुत ज्यादा आदर्शवादी रूप में ना देखकर हमें यथार्थवादी रूप में देखना चाहिए कि वास्तव में राजनीति कैसी होती है। ओके, सो ये हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की एक ब्रीफ टाइमलाइन देखी, और आज हम इसी ट्रांजिशन के ऊपर कुछ क्लासिकल थिंकर देखेंगे, फिर मध्यकाल में जो थिंकर है उनकी बुक्स देखेंगे, और मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के जो प्रारंभिक विद्वान हैं मैकियावेली, उनको हम कवर करेंगे टू द पॉइंट एंड क्रिस्प तरीके से। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सबसे पहले अगर हम क्लासिकल फिलोसफी में जाएं, और यहाँ पर अगर हम चाइना की जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन की बात करें, तो यहाँ पर क्लासिकल फिलोसफी को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कन्फ्यूशियस। हमने ग्रीक और रोमन इससे पहले देखा,
तो वो ग्रीक और रोमन सभ्यता से संबंधित हैं विचारक। जैसे ग्रीक फिलोसोफर्स कौन से हैं? सोक्रेटिस हैं, प्लेटो हैं, एरिस्टोटल हैं। रोमन कौन है? पॉलीबियस हैं, सिसरो हैं, सेनेका हैं। और उसी तरीके से चाइनीज सिविलाइजेशन में कौन है? क्लासिकल फिलोसफी के अंतर्गत पारंपरिक या शास्त्रीय चिंतन में कौन आते हैं? कन्फ्यूशियस आते हैं। अब यहाँ पर कन्फ्यूशियस के विचारों में भी आपको वही चीजें देखने को मिलेंगी, राजनीति को जरूरत से ज्यादा आदर्शवादी रूप में ये देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, which of the following correctly identify the text traditionally known as the 4 books in the Confucian tradition? तो यहाँ पर कन्फ्यूशन ट्रेडिशन में 5 तो क्लासिक आते हैं और 4 यहाँ पर बुक आती हैं। तो यहाँ पर 4 बुक्स में से क्वेश्चन पूछा गया और इस पैटर्न में, इस फॉर्मेट में कन्फ्यूशियस से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 4 बुक यहाँ पर कौन सी है? एनालेक्ट्स बुक ऑफ हिस्ट्री, ग्रेट लर्निंग डॉक्ट्रिन ऑफ मीन, ये नहीं है, बुक ऑफ ओड्स 5 क्लासिक्स में आ जाएगी। एनालेक्ट्स है, ग्रेट लर्निंग डॉक्ट्रिन ऑफ मीन, बुक ऑफ मेंसियस। तो यहाँ पर बेसिकली सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये कोड वाला नहीं है, यहाँ पर बेसिकली आपसे क्या पूछा गया है? एनालेक्ट्स, ग्रेट लर्निंग डॉक्ट्रिन ऑफ मीन एंड बुक ऑफ मेंसियस। तो ये बेसिकली आपके 4 जो आपके बुक्स हैं उसका पार्ट है। सो कन्फ्यूशियस के अगर हम जीवन काल की बात करें तो 551 से लेकर 479 बीसी तक उनका एक जीवन काल हम कह सकते हैं। और उन्हें क्योंकि चाइनीज सभ्यता में उनके बहुत अमूल्य कॉन्ट्रीब्यूशन है, इतनी उनकी लेगेसी है कि कन्फ्यूशियस के जाने के 2000 सालों के बाद भी कन्फ्यूशियस के जो विचार थे शासन प्रणाली को लेकर, शिक्षा प्रणाली को लेकर, उनको चाइनीज सिविलाइजेशन में फॉलो किया जाता था। यानी 2000 साल, आने वाले 2000 वर्षों तक अगर किसी विचारक के विचार रेलेवेंट है किसी सिविलाइजेशन में, तो वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेगेसी आप कह सकते हैं और प्रभाव कह सकते हैं उस दार्शनिक का जो चाइनीज सिविलाइजेशन सभ्यता में हमें दिखाई देता है। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वो थिंकर भी थे, टीचर, पॉलिटिकल फिलोसोफर और रूस स्कूल के संस्थापक हैं, विचारक, शिक्षक और राजनीतिक दार्शनिक थे, जिनके 5 क्लासिक्स हमें देखने को मिलते हैं। और यहां से क्वेश्चन आते हैं 5 क्लासिक कौन से हैं? बुक ऑफ चेंज है, बुक ऑफ डॉक्यूमेंट है, बुक ऑफ ओड्स है या सॉन्ग्स है, पोइट्री है, बुक ऑफ राइट्स है और स्प्रिंग एंड ऑटम एनल है। अब ये जो स्प्रिंग एंड ऑटम एनल है ना, ये उनके समय में जो पीरियड चल रहा था, जो एरा चल रहा था, उसके लिए यूज किया जाता है। तो स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड की अगर हम बात करें तो लगभग 770 बीसी से लेकर 481 बीसी तक ये जो स्प्रिंग एंड ऑटम काल है वो चलता है। और इस समय यहाँ पर जोऊ डायनेस्टी हुआ करती थी, जोऊ राजवंश का शासन हुआ करता था जिसमें कन्फ्यूशियस रहे थे। ओके, और वो देखते हैं कि किस तरीके से जोऊ राजवंश की सत्ता कमजोर होती जा रही है, राजनीतिक विघटन हर जगह है, फ्रेगमेंटेशन हो गया अथॉरिटी का, कोई केंद्रीय अथॉरिटी नहीं है जो शांति और सुरक्षा लेकर आ सके। तो ऐसे में, ऐसे अव्यवस्था भरे दौर में ये क्या करते हैं? मॉरल गवर्नेंस की बात करते हैं कि न्याय पर आधारित एक नैतिक जीवन कैसा होना चाहिए और कैसे नैतिकता के आधार पर हमें गवर्न शासन करना चाहिए। तो वही बात है क्लासिकल फिलोसफी में कि पॉलिटिक्स को, राजनीति को, शासन को नैतिकता से जोड़कर देखा जा रहा है, बहुत ज्यादा सही और गलत के बेसिकली तराजू में तोलकर देखा जा रहा है। ओके, तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट कन्फ्यूशन ट्रेडिशन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जोऊ डायनेस्टी में स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड में ये रहे थे। 551 से 479 बीसी तक इनका जीवन काल है और इनके 5 क्लासिक्स हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर बुक ऑफ चेंजेस है, हिस्ट्री है, ओड्स है, बुक ऑफ राइट्स है, स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स है। इसके अलावा 4 इनके बुक्स हैं जो हमने क्वेश्चन में देखे, जिसमें एनालेक्ट्स है, लुन्यू जिसे कहा जाता है, चाइनीज में मैं लिख देती हूँ एक बार, लुन्यू जिसे कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ मीन जिसे कहा जाता है, ग्रेट लर्निंग इनका एक जो है बुक है, और बुक ऑफ मेंसियस, मेंसियस इनके डिसाइपल थे, इनके शिष्य थे, तो उनके जो टीचिंग्स हैं वो इस बुक में लिस्टेड है। ओके, सो ये डॉक्ट्रिन ऑफ मीन, ग्रेट लर्निंग है, एनालेक्ट्स है और मेंसियस है, ये इनके 4 बुक्स हैं और ये इनके 5 क्लासिक हैं। इन सबको मिलाकर कन्फ्यूशन ट्रेडिशन बनता है, जिसमें कन्फ्यूशियस के जो विचार हैं वो हमें दिखाई देते हैं, जो आगामी 2000 वर्षों तक चाइनीज सभ्यता में रेलेवेंट रहे, प्रासंगिक रहते हैं। ओके, तो अगर हम कन्फ्यूशियस की बात करें तो इन्होंने एजुकेशन को बहुत ज्यादा महत्व दिया, शिक्षा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी।
ओके। और इनसे संबंधित कुछ शब्दावली है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे एक ये डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन मीन देते हैं, मध्यम मार्ग जिसे हम बुद्धिज्म में कहते हैं, जिसकी बात अरस्तु भी करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन मीन के माध्यम से। तो गोल्डन मीन वही होता है कि आपको बहुत ज्यादा किसी चीज की अति से बचना और अभाव से बचना, यानी हमें एक्सेस और लैक जो है किसी भी चीज का उससे बचना है। यानी कोई भी चीज, जैसे अगर दवाई है फॉर एग्जांपल, दवाई को भी अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लेते हो तो वो भी जहर बन जाती है, राइट। तो यानी हर अच्छी चीज अगर हम उसे एक्सट्रीम लेवल पर कंज्यूम कर रहे हैं तो वो नुकसानदायी होती है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्सेस और डिफिशियंसी, अति और अभाव के बीच की एक स्थिति लेकर आनी है। ओके, और उसे ही हम क्या कहते हैं, गोल्डन मीन कहते हैं, मध्यम मार्ग कहते हैं, जिसकी बात कन्फ्यूशियस ने भी की है। सो इसे ये जोंगयोंग कहते हैं, चाइनीज थोड़ी सी ये शब्दावली है। तो जोंगयोंग में बेसिकली क्या होता है, कन्फ्यूशियन ट्रेडिशन में गोल्डन मीन कहा जाता है, जिसमें हमें वही अभाव और अति के बीच में एक सामंजस्य लेकर आना है। योंग का क्या मतलब है, यहाँ पर जोंग का मतलब तो गोल्डन मीन हो गया, और योंग का मतलब है कि इस गोल्डन मीन का जो सिद्धांत है कि आपको हर चीज में, चाहे आप कोई निर्णय ले रहे हो, कोई डिसीजन ले रहे हो रोजमर्रा के जीवन में, तो उसमें आपको अति और अभाव, एक्सेस और लैक से बचना है, राइट। तो ये योंग का मतलब क्या है, कांस्टेंट और ऑर्डिनरी से हमें क्या करना है, ऑर्डिनरी जो लाइफ है रोजमर्रा के जीवन में हमें इस गोल्डन मीन का जो सिद्धांत है, मध्यम मार्ग को अप्लाई करना है अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में। जैसे हम खाना खाते हैं रोज, तो खाना भी बहुत ज्यादा हमें नहीं खाना कि हमारी तबीयत खराब हो जाए, और इतना कम भी नहीं खाना कि हम जिंदा भी नहीं रह पा रहे। तो ऐसे छोटे छोटे जो हमारी लाइफ के जीवन का हिस्सा है, जो हम छोटे छोटे काम करते हैं रोजमर्रा के जीवन में, तो उसमें हमें किसको फॉलो करना है, जोंगयोंग को फॉलो करना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन मीन को रोजमर्रा के जीवन में आप अप्लाई कर दो। तो वो कौन सा कंसेप्ट बनता है इनका, जोंगयोंग का कंसेप्ट बनता है। इसके अलावा ये कहते हैं फिलायल पाइटी की बात करते हैं। इनके हिसाब से परिवार में जो है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप हमें देखने को मिलते हैं। यानी सुपीरियर सबऑर्डिनेट का क्या मतलब है कि हमारे जैसे माता पिता हैं और पिता और बच्चे का जैसे रिलेशनशिप होता है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति तो क्या है, हायरार्की में, पदानुक्रम में ऊपर है, और एक व्यक्ति हायरार्की में नीचे है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो व्यक्ति हायरार्की में ऊपर है, जैसे यहाँ पर ये पिता को रखते हैं, तो उसे क्या करना है, अपने से जो पदानुक्रम में नीचे है हायरार्की में, जैसे पिता और बच्चे का जो संबंध है, तो उसमें बच्चे को पिता की आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, और बदले में पिता को भी बच्चे से बहुत काइंडनेस से संवेदनशील होकर पेश आना है, कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, उसकी रक्षा करने का काम जो है गार्जियन का, पेरेंट का, इन्होंने बताया है। तो इसे कहते हैं फिलायल पाइटी, कि परिवार में जितने भी संबंध हैं उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई टकराव नहीं है, उसमें सामंजस्य है, हार्मनी है, सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो यानी उसे ये क्या कहते हैं, शाओ और फिलायल पाइटी कहते हैं। फैमिली में हार्मनी, सामंजस्य होना चाहिए। ओके, और वो कब होगा, जब जो छोटे लोग हैं वो क्या करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, और बड़े लोग भी उनके साथ में रिस्पेक्टफुल तरीके से पेश आएंगे, उनकी रक्षा करेंगे। उसके अलावा कन्फ्यूशियस अपना एक आइडियल स्टेट का कंसेप्ट देते हैं, जिसमें ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट तत्व बताते हैं। ये कहते हैं कि देखो, एक तो है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रेन है पहले। तो रेन का क्या मतलब होता है, एक ऐसी सार्वभौमिक अच्छाई, यूनिवर्सल गुडनेस, जो एक इंसान को इंसान बनाती है, जानवर से अलग बनाती है। तो ये जो रेन है, ये बिनोवलेंस और ह्यूमैनिटी को यहाँ पर दर्शा रहा है। ओके, सो रेन जो है उसका क्या मतलब है, यूनिवर्सल गुडनेस। अब इस यूनिवर्सल गुडनेस को हमें क्या करना है, जो हमारे अंदर इंसान होने के नाते एक अच्छाई है, उसे हमें अपने दैनिक जीवन में, जो हमारा आचरण है, जिस तरीके से हम बड़ों के साथ में पेश आते हैं, हमें उसको अप्लाई करना है, यानी व्यवहारिक जीवन में इसको अप्लाई करना। वही वाली जोंगयोंग का सिद्धांत, जैसे जोंग डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन मीन की बात करता है, मध्यम मार्ग, और उसे दैनिक जीवन में अप्लाई करते हो तो वो योंग बन जाता है, तो जोंग और योंग। तो वैसे ही रेन है और एक आपका ली है। तो रेन का मतलब एक सार्वभौमिक अच्छाई जो आपको इंसान बनाती है, उसको दैनिक जीवन में अप्लाई करोगे तो वो ली बन जाता है। और यी का क्या मतलब होता है, राइटियसनेस, जस्टिस, हमेशा सही का जो रास्ता है वो अपनाना। जैसे आपको
इंसान होने के नाते हमें ये पता होता है क्या चीज करना सही है, क्या गलत है, और हम उसे अपने दैनिक जीवन में फॉलो करें। यही क्या है, जस्टिस है। जी इन्होंने यूज किया है नॉलेज, विजडम, ज्ञान के लिए। ओके, और शू भी एक इंपॉर्टेंट इनके कन्फ्यूशन फिलोसफी में एलिमेंट है, जो ये कहता है कि दूसरों के साथ में कभी भी हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हम अपने साथ नहीं करवाना चाहते हैं। राइट, यानी दूसरों के साथ में ऐसा बिहेवियर मत करो जो आप नहीं चाहते कोई आपके साथ में करे। तो ये शू हो गया। इसके अलावा जो आपके कन्फ्यूशियस को हमने कवर कर लिया क्लासिकल फिलॉसफी में। अब हम बात करते हैं प्लेटो की। तो जब प्लेटो की हम बात कर रहे हैं तो इसमें थ्योरी ऑफ जस्टिस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात करें, प्लेटो ने न्याय को कैसे डिफाइन किया है, तो जस्टिस एज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। तो डी का यहाँ पे देखो फर्स्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस से एग्जामिनेशन में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत हम देख लेते हैं, और उससे पहले प्लेटो का मैं छोटा सा आपको इंट्रो दे देती हूँ कि जो प्लेटो है वो बेसिकली एक ग्रीक फिलोसोफर हैं, ग्रीक दार्शनिक हैं, जिनका जो जन्म है ग्रीस के एक नगर राज्य यानी सिटी स्टेट एथेंस नामक जगह पर हुआ। और जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय ग्रीस का युद्ध चल रहा था दूसरे नगर राज्य सिटी स्टेट स्पार्टा के साथ में, और उस युद्ध को हम कहते हैं पेलोपोनेसियन वॉर। और प्लेटो के बारे में एक और खास बात है कि इनके जो गुरु थे, मेंटोर थे, वो सुकरात थे, सोक्रेटिस थे। और सुकरात को भी पेलोपोनेसियन वॉर के बाद जब एथेंस जहां से प्लेटो आ रहे हैं, एथेंस की उस युद्ध में हार हो गई, और उसके बाद में जो इनके गुरु थे सुकरात, उनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। नास्तिकता के उनके ऊपर इल्जाम लगाए थे कि ये जो युवा हैं, यूथ है, उनको भटकाने का काम कर रहे हैं, और सुकरात को यहाँ पर मृत्युदंड दे दिया जाता है। ओके, सो सोक्रेटिस के एग्जीक्यूशन से, पेलोपोनेसियन वॉर में एथेंस की हार से, इन सबसे बहुत ज्यादा धक्का लगता है, प्लेटो को बहुत प्रभावित होते हैं। और फिर उसके बाद में उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अब यहाँ पर समाज में सही व्यवस्था कैसे लाई जाए, समाज में इतनी अस्थिरता है, इंस्टेबिलिटी है, केओस है, डिसऑर्डर है, तो इसको ठीक कैसे किया जाना चाहिए। तो उसमें ये एक आदर्श राज्य इमेजिन करते हैं जहां पर किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है, कोई पूरे तरीके से व्यवस्थित एक राज्य की एक कल्पना कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड एक सोसाइटी। ओके, एक आइडियल सोसाइटी, और उस आइडियल सोसाइटी की नींव क्या है, जस्टिस होता है। अब दूसरी बात ध्यान रखना कि प्लेटो अपनी जितनी भी पुस्तकें लिखते हैं तो वो द्वंद्ववादी जो दर्शन होता है, डायलेक्टिकल पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। द्वंद्ववाद का क्या मतलब होता है कि वो कोई भी विषय उठाते हैं, जैसे अभी यहाँ पर विषय है जस्टिस, की न्याय कैसे लाया जाए, समाज में व्यवस्था कैसे लाई जाए। तो जस्टिस में वो क्या करेंगे कि बाकी के जो दार्शनिक है, फिलोसोफर है, उनसे कहेंगे कि अच्छा आपको क्या लगता है कि जस्टिस क्या है। फिर वो जब अपनी अपनी बात कह देते हैं तब प्लेटो क्या करते हैं, अपने गुरु सुकरात का एक पात्र होता है इनकी पुस्तकों में, बुक्स में, उस कैरेक्टर के माध्यम से ये अपनी बात रखते हैं। पहले सबकी सुनते हैं और फिर सुकरात के पात्र के माध्यम से, कैरेक्टर के माध्यम से अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, अपना जो ओपिनियन है जस्टिस से संबंधित, उसकी बात करते हैं। ओके, सो ये ध्यान रखना है कि डायलेक्टिकल द्वंद्ववादी पद्धति में ये पुस्तक लिखते हैं। अब इन्होंने जस्टिस पर भी इसी तरीके से थ्योरी दी हुई है। जैसे जस्टिस का क्या मतलब होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रेडिशनल थ्योरी आती है पहले जस्टिस की, जो पारंपरिक सिद्धांत है। तो यहाँ पर सिफेलस नाम के विचारक है, ये क्या कहते हैं, न्याय का क्या अर्थ होता है, सिंपल सा अर्थ है कि हमेशा सच बोलना, और अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो उसे टाइम पर चुका देना, उसे अदा कर देना। ओके, तो ये क्या है, सिफेलस कह रहे हैं। उसके बाद में पॉलीमार्कस क्या कह रहे हैं, उन्होंने अपने जो फादर का व्यू है अराउंड जस्टिस उसको मॉडिफाई कर लिया, और इन्होंने कहा जस्टिस इज डूइंग गुड टू फ्रेंड्स एंड हार्म टू एनिमीज। तो सिफेलस के पुत्र पॉलीमार्कस क्या कह रहे हैं कि जस्टिस का मतलब है न्याय का जैसे को तैसा, की अच्छे के साथ अच्छा करना, जो आपके मित्र हैं उनके साथ में अच्छाई करना, और जो शत्रु है उनके साथ में बुरा व्यवहार करना। राइट, तो ये क्या है, जैसे को तैसा, इसको वो जस्टिस मानते हैं। तो ये सिफेलस और पॉलीमार्कस के विचार न्याय के ऊपर, ये क्या है, न्याय का पारंपरिक सिद्धांत। उसके बाद में
न्याय का थोड़ा उग्र सिद्धांत आता है, जिसकी बात कौन करते हैं, एक और सोफिस्ट विचारक हैं। सोफिस्ट भी कुछ दार्शनिक हुआ करते थे एंशियंट ग्रीस में, प्राचीन ग्रीस में। तो उसमें थ्रेसिमार्कस एक विचारक हैं जो क्या कहते हैं कि जस्टिस का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर पार्टी, यानी जो ताकतवर इंसान है उसका, शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही क्या कहलाता है, जस्टिस कहलाता है। यानी इनके हिसाब से न्याय का मतलब यही है ना कि जो आपके लिए समाज में नियम कायदे कानून बनाए गए हैं आप उनके हिसाब से चल रहे हो। तो अब कायदे कानून के हिसाब से जब आप चल रहे हो तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा पसंद हो। थ्रेसिमार्कस ये कहते हैं कि आप क्या करते हो, हमेशा जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो क्या करता है, ये कोशिश करता है कि दूसरे लोगों के ऊपर तो नियम लागू हो पर खुद को इस नियम की पालना नहीं करनी पड़े। तो यानी शक्तिशाली व्यक्ति अपने हित के लिए काम करता है और वो ये सुनिश्चित करता है कि बाकी लोग सब रूल्स को फॉलो करें, अच्छे से उनके हिसाब से गवर्न उनको किया जाए और खुद उन्हें ये रूल्स फॉलो नहीं करने पड़े। राइट, तो ये थ्रेसिमार्कस का ओपिनियन है कि जस्टिस क्या है, शक्तिशाली व्यक्ति का हित होता है। तो मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, और ये न्याय का उग्र या कट्टरपंथी सिद्धांत है, रेडिकल थ्योरी हम इसे कहते हैं। उसके बाद में आती है न्याय की प्रैग्मेटिक थ्योरी या फिर यथार्थवादी, जो प्रैक्टिकल एक सिद्धांत है जिसमें प्लेटो के भाई ग्लॉकोन और एडिमेंटस आते हैं। ग्लॉकोन एडिमेंटस क्या कहते हैं कि न्याय एक कृत्रिम रचना है। न्याय क्या है, भय का शिशु है। जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ फियर, कि यहाँ पर क्या किया जाता है, कोई भी इंसान अपनी मर्जी से कभी भी नियम फॉलो नहीं करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ हमेशा स्टूडेंट्स को कि आपकी जो ट्रैफिक पुलिस होती है रोड पर, तो ट्रैफिक पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए होती है कि आपको हेलमेट पहनना है जिससे आपकी रक्षा हो सके। पर लोग क्या करते हैं, हमेशा अपनी सुरक्षा की उनको नहीं पड़ी, वो बस ये देखते हैं कि हमारा चालान नहीं कट जाए। तो यानी आप अपनी सेफ्टी के लिए भी रूल फॉलो करने में आप खुश नहीं हो। राइट, तो यानी ग्लॉकोन एडिमेंटस कहते हैं कि जस्टिस तो भय से पैदा होता है। यानी जस्टिस का मतलब है कि भाई जो नियम बनाए गए हैं उनको चुपचाप स्वीकार कर लेना, और नियम को स्वीकार व्यक्ति कब करता है, हमेशा भय की वजह से, कहीं मेरा चालान ना कट जाए तो हेलमेट पहन लेना। तो यानी डर के चलते लोग क्या करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। राइट, सो ये जस्टिस की कुछ सिद्धांत है जिसमें सिफेलस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमार्कस, ग्लॉकोन एडिमेंटस की बात प्लेटो ने सुनी, और फिर उसके बाद में प्लेटो कहते हैं कि चलिए ठीक है अब हम बताते हैं जस्टिस क्या है। तो प्लेटो ये कहते हैं, प्लेटो ने पहले तो ये सारी जो थ्योरीज हैं सबको रिजेक्ट कर दिया और फिर वो ये कहते हैं जस्टिस का क्या मतलब होता है कि जस्टिस बेसिकली एक सद्गुण है। तो यहाँ पर प्लेटो अपना जो ऑर्गेनिक यूनिटी का सिद्धांत है उसके माध्यम से जस्टिस को बताते हैं। ऑर्गेनिक यूनिटी का क्या मतलब है, जैविक एकता। राइट, प्लेटो यहां पर कहते हैं कि जैसे इंसान का शरीर है तो इंसान के शरीर में मस्तिष्क भी है, इंसान के शरीर में बल भी है, और इंसान के शरीर में उसकी इच्छाएं भी होती हैं, भूख भी होती है। तो प्लेटो कहते हैं जिस तरीके से जो इंसान का शरीर है उसको मस्तिष्क चलाता है, यानी कहने को कई सारे ऑर्गन हैं, लेकिन शरीर अच्छे से तभी काम करेगा जब दिमाग उसे नियंत्रित करेगा, जब हम अपनी बुद्धि के हिसाब से चलेंगे। तो प्लेटो कहता है ये जो इंडिविजुअल और स्टेट, राज्य आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, यूनिटी। यूनिटी किसके बीच में, इंडिविजुअल और सोशल जस्टिस के बीच में। यूनिटी बताते हैं इंडिविजुअल एंड सोशल जस्टिस के बीच में, जहां पर क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति का हित और समाज का हित आपस में अलग अलग नहीं है, वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो फिर ये कहते हैं जस्टिस का मतलब होता है कार्यात्मक सामंजस्य, यानी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। ओके, सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इनकेस आपके पीडीएफ में भी आ ही जाएगा वैसे। सो जस्टिस का मतलब प्लेटो के हिसाब से होता है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, कार्यात्मक सामंजस्य, जिसे ये जैविक एकता के सिद्धांत के माध्यम से विकसित करते हैं।
ये क्या कहते हैं कि जैसे व्यक्ति में क्या क्या होता है, कौन कौन से गुण होते हैं व्यक्ति की आत्मा में, सोल की बात करते हैं आत्मा की, तो सोल के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, एक बुद्धि होती है जैसे हम तर्कशीलता, रेशनैलिटी या रीजन कह सकते हैं, हम रीजन कह लेते हैं। उसके बाद में व्यक्ति में स्पिरिट होती है जिसे हम साहस कह सकते हैं, करेज जो होता है। साहस या बल जिसे हम कहते हैं। और यहां पर बुद्धि जो होती है, राइट। इसके अलावा जो हमारी एपिटाइट यानी भूख होती है, तो ये एक इंडिविजुअल की आत्मा, जो एक व्यक्तित्व होता है, उसके 3 आयाम हैं। तो अब हमें इन तीनों आयाम के हिसाब से क्या बनाना है, हमें एक समाज बनाना है। तो वो समाज कैसा दिखेगा, तो यहाँ पर देखो शरीर कब अच्छे से काम करता है, जब सत्ता किसके पास में होती है, हमारे माइंड के पास में होती है। हमारी जो बुद्धि होती है वही तो सारे ऑर्गन्स को, सारे अंग को नियंत्रित अच्छे से करती है ना। तो ऐसे ही आपके समाज में एक आइडियल स्टेट की जब ये बात कर रहे हैं, जिसमें क्या होना चाहिए, जिसका आधार क्या है, न्याय है। आइडियल स्टेट जिसका आधार न्याय है, और जो किस पर टिका हुआ है, वो ऑर्गेनिक यूनिटी के सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने दिया है, जैविक एकता। सो यहां पर ये कहते हैं कि देखो दार्शनिक राजा जो होगा, यानी ऐसे व्यक्ति को सत्ता देना जो अपनी बुद्धि से चलता हो, तो ये कौन सा है, दार्शनिक राजा के हाथ में इन्होंने सत्ता दे दी है। उसके बाद में जो आपका सोल्जर क्लास है, वो अपने बल से, साहस से चलता है, राइट। तो वो क्या करेगा, संरक्षण का काम करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा। उसके अलावा यहाँ पर उत्पादक वर्ग है, व्यवसायी जो वर्ग होता है समाज का। तो अब ये प्रोड्यूसर क्लास जो है, वो हमारी आत्मा का कौन सा भाग है, भूख। तो इंसान को जो भूख लगती है तो वो क्या करता है, बहुत ज्यादा क्रूअल हो जाता है। किसी भूखे इंसान को खाना नहीं दो तो एकदम गुस्सा हो जाता है ना वो। तो ऐसे ही जो इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम है, पेट के हिसाब से चलता है, तो वो उसकी सबसे ज्यादा संभावना होती है कि ये भ्रष्ट हो सकता है, करप्ट हो सकता है। इसीलिए ऐसे इंसान को रेगुलेट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारी बॉडी में भी हमेशा बुद्धि ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद में बल से हमें काम लेना चाहिए, और उसके बाद में अपने पेट की सुननी चाहिए। तो यानी यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर जो लॉजिक है उसी को समाज पर इन्होंने लागू कर दिया। और ये इनका न्याय का सिद्धांत है जो कार्यात्मक सामंजस्य की बात करता है कि व्यवसाय के हिसाब से समाज में 3 वर्ग बांट दिए जैविक एकता के हिसाब से, और ये 3 वर्ग अपना अपना काम करेंगे, एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में किडनी का काम किडनी करेगी, हार्ट का काम हार्ट, लीवर का काम लीवर करता है, एक दूसरे के जो काम है, एरिया है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, तभी तो हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है। तो वैसे ही समाज के ये अंग हैं जो इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज बनता है। तो जैसे व्यक्ति अच्छे से काम करता है, उसी लॉजिक को हमने स्टेट पर अप्लाई कर दिया, और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के रूप में हमने जस्टिस को डिफाइन कर दिया, जिसका क्या मतलब है, कार्यात्मक सामंजस्य। कि सब क्या करेंगे, कि सब यहां पर क्या करेंगे, अपना अपना काम अच्छे से करेंगे। ओके, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे का जो काम है, फंक्शन है, उसमें इंटरवीन, हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही प्लेटो का थ्योरी ऑफ जस्टिस है, और इन्होंने इससे पहले वाली थ्योरीज को ठुकरा दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, जिसमें सिफेलस, पॉलीमार्कस, ट्रेसिमार्कस, ग्लूकोन, एडिमेंटस के कंसेप्ट आते हैं। अब कौन सा कंसेप्ट क्या कहता है ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन आता है, तो वो हमने मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में कवर कर लिया, राइट। अब हम प्लेटो की इंपॉर्टेंट अगर बुक्स की बात करें तो यहाँ पर द रिपब्लिक है 375 बीसी में, जहां पर डायलॉग के फॉर्म में द्वंद्ववाद पद्धति में ये लिखी गई है, और यहीं पर इन्होंने अपने न्याय का सिद्धांत, आदर्श राज्य का सिद्धांत, अपनी शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए,
और आपका जो कम्युनिज्म साम्यवाद का जो सिद्धांत है, ओके, वो दिया है। देखो ध्यान से देखना, प्लेटो ने कहा है कि हमें जो है एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें 3 वर्ग हैं। तो ये समाज बनेगा कैसे? एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से। यानी प्लेटो अपना फुल फ्लेजेड एजुकेशन सिस्टम बताते हैं कि एक व्यक्ति को हमें स्टेट के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, और स्टेट जब शिक्षा देगा तो सबको समान अवसर दिया जाएगा। जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा ज्ञान होगा उसका परीक्षण एनालिसिस करके हम उसको तो क्या बना देंगे? फिलोसोफर किंग बना देंगे। जिस व्यक्ति में साहस ज्यादा होगा उसे सोल्जर क्लास बना देंगे, और जिस व्यक्ति में साहस और बुद्धि दोनों ही नहीं है तो उसको हम प्रोड्यूसर क्लास बना देंगे। तो शिक्षा प्रणाली के माध्यम से क्या बन जाएंगे? ये 3 वर्ग बन जाएंगे जो उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिए हैं। और इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि ये करप्ट नहीं हो जाए, आगे चलकर भ्रष्ट नहीं हो, ये कहते हैं कि भाई इंसान भ्रष्ट क्यों होता है? तो उसके 2 कारण होते हैं, या तो प्रॉपर्टी की वजह से, संपत्ति की वजह से, या फिर परिवार की वजह से। परिवार अपने अपना व्यक्तिगत हित तलाशने लगता है। तो ये कहते हैं कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है और फैमिली है, दोनों को ही सामूहिक कर दो। प्राइवेट फैमिली होनी नहीं चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। किसके लिए नहीं होनी चाहिए? गार्जियन क्लास। गार्जियन क्लास कौन है यहाँ पर? फिलोसोफर किंग है और सोल्जर क्लास है। ओके, तो ये आपको अपने शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन करते रहनी है ये सारी चीजें जो बीच बीच में आ रही है। वैसे आपको पीडीएफ में सारी चीजें और डिटेल में मिल जाएंगी। सो द रिपब्लिक 375 बीसी में प्लेटो का ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क है, जहां पर ये थ्योरी ऑफ जस्टिस है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, कम्युनिज्म है, इसको अच्छे से बताया है। और ये दोनों तीनों तरीके किस लिए हैं? समाज में जस्टिस लेकर आने के लिए, एक आदर्श राज्य का निर्माण करने के लिए। उस आदर्श राज्य को ये क्या कहते हैं? कल्ली पोलिस कहा गया है। ओके, सो प्लेटो के आइडियल स्टेट के लिए कल्ली पोलिस शब्द यूज किया गया है। ये भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आप इसको ऐड कर लेना। ओके, कल्ली पोलिस ये ग्रीक वर्ड है, तो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में सेम आएगा। उसके बाद में इनकी जो है स्टेट्समैन नामक एक बुक है, और इस स्टेट्समैन में ये बताते हैं कि जो स्टेट है वो 2 तरीके से चल सकते हैं, या तो कानून के हिसाब से चलने वाले जिन्हें लॉफुल स्टेट कहा है, और या फिर जो कानून की अवहेलना करने वाले, अपने हिसाब से चलने वाले, उनको अनलॉफुल स्टेट इन्होंने कहा है। उसके बाद में द लॉज जो इनकी बुक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, विधि का जो शासन होता है, क्योंकि ये प्लेटो इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं कि देखो इतना ज्यादा आदर्शवादी राज्य मिलना, इतना आदर्श राजा होना, दार्शनिक राजा के रूप में जिसकी हमने कल्पना की है आइडियल स्टेट में, वो पॉसिबल नहीं है। तो उसका दूसरे सबसे अच्छा विकल्प क्या हो सकता है कि हम बहुत सारे लोग मिलकर कुछ कानून बनाएंगे, क्योंकि इतने सारे लोग जब एक साथ आएंगे, आपस में बातचीत करेंगे, डिस्कोर्स, डेलिब्रेशंस होंगे, तो वहां से बातचीत विमर्श के माध्यम से क्या होगा? कुछ अच्छे लॉस, कानून बन पाएंगे, और फिर जो भी अथॉरिटी आएगी, जो राजा आएगा, वो उस कानून के हिसाब से काम करेगा। तो रूल ऑफ लॉ क्या है? एक सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। और रूल ऑफ लॉ के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? विधि के शासन के लिए मैग्नेशिया। और रूल ऑफ लॉ की चर्चा इन्होंने अपनी जो बुक है द लॉज में की है 347 बीसी। तो ये प्लेटो की इंपॉर्टेंट बुक हो गई, रिपब्लिक, स्टेट्समैन एंड लॉज, जहां पर एजुकेशन, कम्युनिज्म के कंसेप्ट, आइडियल स्टेट, जस्टिस को हमने डिस्कस कर लिया, 3 बुक्स को डिस्कस कर लिया। प्लेटो में से आपके एसेंशियली यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली थ्योरी ऑफ जस्टिस से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसका आप ध्यान रखें। उसके बाद में अगर हम एरिस्टोटल की बात करें, तो एरिस्टोटल में जैसे मैं आपको एक सैंपल क्वेश्चन यहाँ पर है कि यहाँ पर मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, जहां पर अरस्तु ने 4 कारणों का सिद्धांत दिया है, डॉक्ट्रिन ऑफ 4 कॉजेस। यानी उनके हिसाब से कोई भी जो वस्तु है, व्यक्ति है, अगर वो अस्तित्व में है, प्रकृति में उसका अस्तित्व है, तो किसी कारणवश उसका एग्जिस्टेंस होता है। तो उस अस्तित्व के पीछे के 4 कारण कौन बताते हैं? एरिस्टोटल बताते हैं। जिसमें मटीरियल कॉज में क्या आता है कि सब्सटेंस फ्रॉम विच समथिंग इज मेड, जिस एलिमेंट से वो चीज बनी हुई। जैसे यहाँ पर एरिस्टोटल ने एग्जाम्पल दिया है किसी मूर्ति का, तो मूर्ति यहाँ पर पत्थर की बनी हो सकती है, मार्बल की बनी हो सकती है। तो जिस वस्तु से, जिस तत्व से मिलकर वो बनी है, जिन चीजों से, वो क्या है? उसका मटेरियल कॉज माना जाता है। सो ए का अगर हम यहाँ पर थर्ड देखेंगे तो एक ही में है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके अलावा फॉर्मल कॉज की वो बात करते हैं, राइट। सो फॉर्मल कॉज का मतलब है
कि यहाँ पर फॉर्म ऑफ अ थिंग या फिर किसी चीज की जो डिजाइन होती है, राइट, जैसे जो मूर्ति है तो मूर्तिकार उस मूर्ति को बना रहा है, तो उसने जो उस मूर्ति का एक नक्शा, एक डायग्राम बनाया हुआ है मूर्ति बनाने से पहले, जो उसकी डिजाइन है, तो वो क्या हो जाएगा, एक फॉर्म ऑफ अ थिंग में आ जाएगा। तो मटेरियल कॉज में तो क्या, वो किससे मिलकर बना है, और फॉर्मल कॉज में क्या हो जाएगा, एसेंस और फॉर्म ऑफ अ थिंग, और फाइनल कॉज में क्या हो जाएगा कि किस कारणवश वो चीज अस्तित्व में है, क्या कारण है उसके पीछे का। जैसे मूर्ति है तो मंदिर में सजावट के लिए हो सकती है, एस्थेटिक अपील के लिए हो सकती है, कपड़े हैं तो कपड़े पहनने के लिए है, तो हर चीज का अपना अपना एक पर्पस होता है, जैसे अरस्तु टेलोस कहते हैं, राइट। और एक किसी भी चीज के पीछे का जो है एफिशिएंट कॉज होता है, यानी उस वस्तु को निर्माण करने वाला जो निर्माता होता है, क्रिएटर होता है। ओके, सो ये अरस्तु का 4 कारणों का सिद्धांत है कि कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है इस दुनिया में तभी एग्जिस्ट करते हैं जब उनका कोई पर्पस होता है, उनका टेलोस होता है, और उसके पीछे के उन्होंने मोटे मोटे रफली 4 कॉजेस बताए हैं, 4 कॉजेस। और कौन सा कॉज क्या कहता है, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है। सो ये 4 कारणों का सिद्धांत हमने देखा। इस टाइप के क्वेश्चंस आप एरिस्टोटल से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब हम एरिस्टोटल की एज अ विचारक एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्विकली। यहाँ पर अगर हम एरिस्टोटल की बात करें तो 384 बीसी से लेकर 322 बीसी तक का उनका जीवन काल रहा है, और इस जीवन काल में वो प्लेटो के स्टूडेंट रहे हैं। ध्यान रखना, प्लेटो के जो इंस्टीट्यूशन प्लेटो ने स्थापित किया था, द अकेडमी, उसमें लगभग 20 वर्षों तक अरस्तु ने अध्ययन किया, और प्लेटो के शिक्षण संस्थान को द अकेडमी कहा जाता था। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, प्लेटो ने बनाया था द अकेडमी, यूरोप का हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उच्च शिक्षा के लिए संस्थान, और ये कब बनाया था, 387 में। और एक आपका एरिस्टोटल ने भी अपना खुद का स्कूल खोला था, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइसियम कहते हैं, और ये खोला था उन्होंने 335 बीसी में खोला था। तो ये भी आप ध्यान रखिए। ओके, और अरस्तु ने अपने जीवन काल में 158 संविधान जो है उनका अध्ययन किया, इसीलिए उन्हें तुलनात्मक राजनीति का भी संस्थापक माना जाता है, फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स माना जाता है। प्लेटो की अकेडमी को इन्होंने ज्वाइन किया था 367 बीसी में, और 20 सालों तक वहां पर पढ़ाई की, और लाइसियम स्कूल की स्थापना की 335 ईस्वी 335 बीसी में। अरस्तु की अगर हम इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करें तो यहाँ पर द पॉलिटिक्स आ जाती है, इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, निकोमेकियन एथिक्स आ जाती है, आर्ट ऑफ रिटोरिक है, यूडेमियन एथिक्स है, और आपका ऑन द पाइथागोरियंस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, हर थिंकर की बुक्स और कंसेप्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। एरिस्टोटल की एक जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उनका रहा है, उनकी संविधान की थ्योरी। ओके, सो संविधान राज्य का जो चरित्र होता है और उसकी जो जीवन शैली की कोई जो संरचना है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करेगा, इसका पूरा जो सार है वो हमें कहीं ना कहीं संविधान में देखने को मिलता है। जैसे हमारा अगर हम भारत का संविधान उठाएं तो उसका प्रिएम्बल से ही हमें पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पर इस तरीके के विचार हमें इस सभ्यता में दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से संविधान क्या करता है, किसी भी शासन प्रणाली का, किसी भी राज्य के चरित्र को निर्धारित करने का काम करता है। ऐसा किसका मानना है, एरिस्टोटल का मानना है। अब एरिस्टोटल ने जो गवर्नमेंट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनका वर्गीकरण किया था, और ये वर्गीकरण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्होंने 2 आधार पर वर्गीकरण किया है जो कॉन्स्टिट्यूशन है। पहले इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस की स्टडी की और उसके बाद में 2 भागों में इनको डिवाइड कर दिया। तो 2 भाग कौन से हैं, एक सरकार का संविधान का अच्छा स्वरूप, यानी जब संविधान वास्तव में जन कल्याण को ध्यान में रखकर काम करता है तो वो अच्छा स्वरूप है, और जब वो करप्ट हो जाता है, जब वो जन कल्याण की बजाय अपने कल्याण के लिए काम करने लगता है तो वो परवर्टेड फॉर्म हो जाता है, विकृत रूप हो जाता है। ओके, सो अच्छा रूप क्या है, अगर हम आइडियल फॉर्म की बात करें तो इसमें 3 चीजें और आती हैं कि उस संविधान में कितने, उस सरकार को कितने लोग चला रहे हैं,
यानी दो आधार है यहाँ पर, एक तो जन कल्याण के लिए काम कर रहे हो या फिर सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट में काम हो रहा है तो वो अच्छा स्वरूप है, और सेल्फ इंटरेस्ट में काम हो रहा है अपने कल्याण के लिए तो वो करप्टेड फॉर्म है, परवर्टेड फॉर्म मानी जाती है। इसमें अगर एक व्यक्ति शासन कर रहा है जन कल्याण को ध्यान में रखते तो वो मोनार्की राजतंत्र है, और अगर कुछ व्यक्ति शासन कर रहे हैं जन कल्याण के लिए तो वो एरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र है। बहुत सारे लोग मिलकर शासन कर रहे हैं सबकी भलाई के लिए तो वो पॉलिटी है। और यही जब तीन सिस्टम करप्ट हो जाते हैं, यानी पब्लिक इंटरेस्ट की बजाय सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से चलने लगते हैं, तब ये क्या हो जाते हैं, मोनार्की तानाशाही बन जाती है, टिरनी, एरिस्टोक्रेसी ओलिगार्की यानी अल्प तंत्र बन जाती है, और पॉलिटी यहाँ पर क्या बन जाती है, डेमोक्रेसी बन जाती है। एरिस्टोटल ने बेस्ट सिस्टम यहाँ पर किसको बताया, पॉलिटी को बताया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर जन कल्याण पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने लोग शासन कर रहे हैं, एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति, वन, फ्यू और मैनी, किसके लिए काम कर रहे हैं, उसके आधार पर 6 प्रकार के राज्य इन्होंने बताए हैं, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी, और उसके बाद में टिरनी, ओलिगार्की और आपका डेमोक्रेसी। ओके, जब वो सबके लिए काम करें तो वो अच्छा स्वरूप, आइडियल फॉर्म है, और जब वो स्वार्थ के लिए काम करें तो वो बिगड़ा हुआ, परवर्टेड फॉर्म माना जाता है। ओके, सो ये हमने देखा। इसके अलावा एरिस्टोटल के कुछ इंपॉर्टेंट व्यूज हैं, जैसे जस्टिस की अगर हम बात करते हैं तो प्लेटो का हमने थ्योरी ऑफ जस्टिस देखा। अरस्तु 2 प्रकार के जस्टिस बताते हैं, एक तो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और एक रेक्टिफिकेटरी जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ये है कि समाज में जो मूल्यवान चीजें हैं, जैसे संसाधन है, पद है, वेल्थ है, प्रेस्टीज है, जो सभी लोग चाहते हैं उनके पास में हो, तो ये मूल्यवान वस्तुएं जो हैं इनको समाज में जो लोग रहते हैं उनको किस आधार पर बांटा जाए। तो यहाँ पर एरिस्टोटल कहते हैं कि जिसके पास में जितनी मेरिट होगी, जितनी क्वालिफिकेशन होगी, उतना उनको ज्यादा रिसोर्सेज मिलने चाहिए। यानी यहाँ पर आनुपातिक रूप से क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है कि जितना आपके पास में गुण है, क्वालिटी है, उतने संसाधन आपको दिए जाएंगे। ओके, उसके बाद में रेक्टिफिकेटरी जस्टिस यानी कि आपका सुधारात्मक न्याय, ये होता है आप अपराधियों के लिए। तो यहाँ पर एरिथमेटिक इक्वालिटी पर फोकस किया जाता है, यानी यहाँ पर क्या मतलब है कि जो इंसान जिस लेवल का क्राइम करता है उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए। जैसे होता है ना कि कोई इंसान है तो उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर मर्डर का चार्ज है तो ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, चोरी का उसके ऊपर इल्जाम है तो कैसी सजा मिलनी चाहिए। तो यानी आपके अपराध के हिसाब से आपको दंड मिलना चाहिए, जितना आपने नुकसान सामने वाले को पहुंचाया है उसको ध्यान में रखते हुए उतनी ही पीड़ा आपको भी होनी चाहिए। तो ये सुधारात्मक न्याय यानी आपका जो रेक्टिफिकेटरी जस्टिस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एरिस्टोटल के फिलॉसफी में। ओके, सो यानी 2 तरीके के जस्टिस है मेनली, एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और एक रेक्टिफिकेटरी जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, समाज में संसाधन लोगों में बांटने हैं, उनकी मेरिट के हिसाब से आनुपातिक यहाँ पर वितरण होगा, और यहाँ पर बिल्कुल बराबरी से बांटा जाएगा, जितना आपने नुकसान पहुंचाया है उतना पनिशमेंट आपको मिलना चाहिए। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेक्टिफिकेटरी 2 फॉर्म ऑफ जस्टिस हो गए। इसके अलावा अरस्तु के दर्शन में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं, जैसे ये जो गुलामी है, स्लेवरी है, उसको जस्टिफाई करते हैं, सही मानते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास में जो बहुत तार्किक होते हैं, जो बहुत मेंटली सुपीरियर होते हैं, दिमाग से बुद्धि जिनमें बहुत ज्यादा होती है, और कुछ ऐसे व्यक्ति जिसमें बुद्धि नहीं होती तो वो शारीरिक बल के रूप में क्या करते हैं, जिनके पास में बुद्धि है उनको सर्व करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ऐसे लोग कौन है, गुलाम है, स्लेव है। लेकिन यहाँ पर अरस्तु ये कहते हैं कि जो स्लेव है वो 2 तरीके से हो सकते हैं, एक तो है प्रिजनर ऑफ वॉर, की युद्ध में बंदी बनाए हुए लोग, उनको आपने गुलाम बना लिया, तो ये अरस्तु के हिसाब से बहुत ज्यादा सही फॉर्म ऑफ स्लेवरी नहीं है। और दूसरा है स्लेव बाय नेचर, यानी प्रकृति ने ही कुछ लोगों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाया है लेकिन मेंटली वो उतने स्ट्रांग नहीं है, तो उनको गाइडेंस की जरूरत होती है जो उनको उनका जो मास्टर है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो इस आधार पर वो क्या करते हैं,
स्लेवरी को जस्टिफाई करते हैं, जिसके चलते उनकी काफी ज्यादा आलोचना की जाती है, काफी ज्यादा उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। ओके, सो स्लेवरी को ये सही मानते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि जो स्लेव है उनके साथ में अच्छा जो व्यवहार है वो किया जाना चाहिए। ओके, इसके अलावा अगर हम इनके सिटीजनशिप से संबंधित विचार देखें तो यहाँ पर सिटीजनशिप मींस पार्टिसिपेशन इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। ये बात ध्यान रखना, एरिस्टोटल सिटीजनशिप को कर्तव्य से जोड़ते हैं। जैसे हम मॉडर्न सेंस में क्या बोलते हैं, आधुनिक रूप में सिटीजनशिप का मतलब आधुनिक सेंस में क्या होता है, मॉडर्न टर्म्स में होता है अधिकारों से हम उसे जोड़कर देखते हैं कि अगर आप किसी राजनीतिक समुदाय के, किसी नेशन स्टेट की सिटीजनशिप, नागरिकता आपके पास में है, यानी आपके पास में अधिकार है। लेकिन उस समय पर एरिस्टोटल यानी पारंपरिक जो राजनीतिक दर्शन है वहां पर सिटीजनशिप को लिंक किया जाता था आपके जो कर्तव्य है, ड्यूटी है एज अ सिटीजन, एक नागरिक होने के तौर पर, और आपको सक्रिय रूप से क्या करना पड़ेगा, सरकार की जो गतिविधियां हैं उसमें शामिल होना पड़ता था अगर आप एक नागरिक हो तो। और उस समय पर सिटीजनशिप सभी को नहीं दी जाती थी, महिलाओं को, बुजुर्ग हैं, स्लेव्स हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको नागरिकता से वंचित रखा जाता था, क्योंकि अरस्तु के हिसाब से इनके पास में वो क्वालिटीज और गुण नहीं होते थे जो कि एक अच्छे नागरिक में होने चाहिए, जो पॉलिटिकल स्फीयर में जाकर डिसीजन ले सकता है, निर्णय ले सकता है और अच्छे तरीके से लीड कर सकता है सोसाइटी को, राइट। इसके अलावा सिटीजनशिप इनको तो बाहर रखा गया था, तो ये गैर नागरिक है। और नागरिक कौन आएंगे इसमें, एडल्ट मेल है जिनके पास में संपत्ति हो, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और जो लॉ मेकिंग और गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, सहभागी होने के लिए अच्छे तरीके से गुणी हो, जिनमें क्वालिटीज हो लीड करने की और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने की। तो ये सिटीजनशिप से संबंधित व्यूज हैं। तो एरिस्टोटल की जस्टिस है, सिटीजनशिप है, स्लेवरी है, और फैमिली में भी ऐसी बात करते हैं कि फैमिली में भी हायरार्किकल रिलेशनशिप होते हैं, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है, मास्टर एंड स्लेव है, फादर एंड सन है। तो इसमें जो ऊपर है यानी फादर है, मास्टर है और हस्बैंड है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको एक सुपीरियर उन्होंने हायरार्की में रखा है कि इनका रोल ज्यादा बड़ा होता है और इनको अपना जो सबऑर्डिनेट है यानी जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनको अच्छे तरीके से लीड करना चाहिए, इनको अच्छे तरीके से गाइड करना चाहिए। तो फैमिली में भी ये कहते हैं कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट यानी पदानुक्रम आधारित हायरार्की बेस्ड रिलेशनशिप्स होते हैं। ओके, तो इस तरीके के सिद्धांत एरिस्टोटल ने दिए हैं। फैमिली, स्लेवरी, सिटीजनशिप से संबंधित इनका थ्योरी ऑफ जस्टिस हमने देखा, डॉक्ट्रिन ऑफ 4 कॉजेस को हमने कवर कर लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस हमने कवर किया। सो आज के सेशन में हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का एक मेजर इंट्रोडक्शन, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड कन्फ्यूशियस को अच्छे से रिवाइज किया। अब हम कल के सेशन में जो आपके मेडिवल पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनकी कुछ बुक्स हम देख लेंगे और डॉक्ट्रिन ऑफ 2 स्वॉर्ड्स देखेंगे, ग्लेसियस का और मैकियावेली का जो फिलॉसफी है उसको हम एक बार देखेंगे। उसके बाद में वी विल मूव ऑन टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर, सामाजिक समझौते से संबंधित जो थिंकर्स हैं फिर हम उनकी चर्चा करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक अच्छे से जो आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, उसको रिवाइज कीजिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए थिंकर, कंसेप्ट एंड बुक्स के। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू गाइज अ वेरी वेरी गुड डे।